जय हिंद विद्यार्थियों। मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासप जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के कालखंड में हम कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय के परीक्षा उपयोगी 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी आप अच्छी तरह तैयारी करिए। बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में अवश्य ही आएंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासप जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र विषय की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो आज हम परीक्षा उपयोगी 2 अंक वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, मांग तालिका कितने प्रकार की होती है, अथवा प्रतिस्थापन वस्तुओं का अर्थ लिखिए। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। इसका अथवा में प्रश्न था, प्रतिस्थापन वस्तुओं का अर्थ लिखिए। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी, चीनी और गुड़, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, अथवा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो उत्तर है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन सन 1949 में किया गया। और अथवा में प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, अर्थात CSO। पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है? अथवा में प्रश्न है, उपभोग फलन किसे कहते हैं? तो पूंजी की सीमांत क्षमता, उत्तर में हम लिखेंगे, पूंजी की अंतिम इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। अथवा में प्रश्न था, उपभोग फलन किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, उपभोग फलन आय तथा उपभोग के बीच संबंध को बताता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा की परिभाषा लिखिए, अथवा प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा की परिभाषा लिखिए। प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा की परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है, आप किसी एक प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न श्रेणी से विस्तार की गणना कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं 150, 145, 100, 120, 190 और 200। यहाँ पर विस्तार की गणना करना है। और अथवा में प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा मध्यका ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो श्रेणी के विस्तार की गणना करने के लिए श्रेणी में हम अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य को देखेंगे। इस श्रेणी में अधिकतम मूल्य है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू है 200 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 100। तो विस्तार या परास निकालने के लिए L-S, यानी श्रेणी के अधिकतम मूल्य में से श्रेणी के न्यूनतम मूल्य को घटा देंगे। इस तरह से विस्तार या रेंज आया 100। अथवा में प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका का सूत्र लिखिए। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका यानी मध्यिका अर्थात मीडियन ज्ञात करने के लिए हम M बराबर N-1/2 वहाँ पद, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर M मध्यिका है तथा N पदों की संख्या है। 2 अंक वाले प्रश्नों में अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, नंबर 1, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। चौथा, आर्थिक विकास। और पांचवा, पूर्ण रोजगार की स्थापना। इसके अथवा में प्रश्न है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में 2 अंतर लिखिए। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख अंतर इस तरह से हैं। नंबर 1, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है।
इसका उदाहरण चीन है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों के पास होता है। दूसरा, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम निजी लाभ होता है। तो इस तरह से हम बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं तथा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसे बाजार जिसमें केवल दो ही उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है। दो उपभोक्ता हैं D1, D2। D1 उपभोक्ता की मांग यहाँ दी हुई है, D2 उपभोक्ता की मांग यहाँ दी हुई है और ये P अर्थात कीमत। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार बाजार मांग की गणना करने के लिए हमें जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर चूंकि दो उपभोक्ता हैं तो दोनों उपभोक्ताओं की मांग को जोड़कर हम बाजार मांग तालिका तैयार करेंगे। तो कीमत 1 रुपये होने पर D1 उपभोक्ता की मांग 9, D2 उपभोक्ता की मांग 24, दोनों को जोड़ दिया, बाजार मांग 33 हो गई। इसी तरह कीमत 2 रुपये होने पर 8 धन 20 28 बाजार मांग हो गई। इसी तरह 3 रुपये होने पर बाजार मांग 25, 4 रुपये होने पर बाजार मांग 22, कीमत 5 रुपये होने पर बाजार मांग 19 और कीमत 6 रुपये होने पर बाजार मांग 16। इस तरह से हम बाजार मांग तालिका बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती जाती है बाजार मांग भी कम होती चली जाती है। इसी प्रश्न के अथवा में जो प्रश्न है, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, उदाहरण दीजिए। निम्न स्तरीय वस्तुएं वे होती हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, अर्थात उपभोक्ताओं की आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ती है। अर्थात उपभोक्ता की आय और मांग में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग में कमी आती है और उपभोक्ता की आय घटती है तो मांग में वृद्धि होती है। आय बढ़ने पर ऐसी वस्तुओं की मांग घट जाती, क्योंकि बढ़ी हुई आय का उपयोग उपभोक्ता अब उच्च स्तर की वस्तुओं या अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को उपभोग करने में खर्च करता है। तो ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं, जिसमें निम्न कोटि का खाद्य पदार्थ तथा मोटे अनाज इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम गिफिन वस्तुएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ति की कीमत लोच क्या है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत एवं वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक संबंध को बताता है। परिभाषा के रूप में अगर देखें तो कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन पूर्ति की कीमत लोच कहलाता है। पूर्ति की कीमत लोच यानी ES बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन के बटे कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। इसी के अथवा में प्रश्न है, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है या कैसा होता है। तो फर्म का जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है इसकी व्युत्पत्ति हम दो भाग में कर सकते हैं। एक भाग है कि कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा बराबर है, इस स्थिति में उत्पादक को लाभ होगा। यहाँ पर हमने y अक्ष पर कीमत और लागत को लिया है तथा x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को लिया है। यहाँ पर ये जो दो लागत वक्र आप देख रहे हैं, यह जो लागत वक्र है यह दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है और यह जो वक्र है यह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। ये कीमत रेखा के नीचे से गुजर रहा है और उसको क्रॉस कर रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कीमत है ये औसत लागत वक्र से अधिक है और ये दो कंडीशन ऐसी है जहाँ पर कीमत औसत लागत वक्र के बराबर है। तो इस स्थिति में कोई भी फर्म एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है, अर्थात फर्म लाभ की स्थिति में होती है। अब यही जो दूसरी कंडीशन है, कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम है। जब कीमत औसत लागत से कम होगी तो उत्पादक को हानि होगी और उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये औसत लागत वक्र है, कीमत रेखा, ये कीमत P ये है और औसत लागत वक्र जो है इससे ऊपर है, इसका कीमत जो है औसत लागत से कम है। ऐसी स्थिति में जब कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से कम हो तो उत्पादक को हानि होती है और उत्पादक जो है वह उत्पादन बंद कर देता है, अर्थात शून्य निर्गत प्राप्त होगा। बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए अथवा निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए।
तो बाजार संतुलन कीमत में हम लिखेंगे बाजार संतुलन बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित मूल्य बाजार संतुलन कीमत कहलाता है, जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत द्वारा तय होता है। इसमें क्रेता एवं विक्रेता किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग रेखा वस्तु की पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो ये स्थिति होती है, ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र। और जिस बिंदु पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है। इसे हम बाजार संतुलन कीमत कहते हैं, जो बाजार शक्ति यानी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अब इसके अथवा में प्रश्न था, न्यूनतम निर्धारित कीमत या प्राइस फ्लोर किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमत सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्राइस फ्लोर कहते हैं। कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत एवं स्तर से वांछनीय नहीं होती जिसे सरकार न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है, जैसे कृषि उपज का समर्थन मूल्य, न्यूनतम कीमत कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि का विधान। मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए, कृषि उपज का कम से कम मूल्य दिलाने के लिए, जिसे कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो इस प्रकार सरकार जब किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमत तय कर देती है तो इसे निर्धारित न्यूनतम कीमत कहते हैं या निम्नतम कीमत कहते हैं। अगला प्रश्न है, औसत आय क्या है? औसत आय किसी वस्तु के विक्रय से प्राप्त प्रति इकाई प्राप्त आय है। जो औसत आय होती है ये फर्म के लाभ हानि को ज्ञात करने में सहायक होती है। औसत आय ज्ञात करने के लिए हम कुल आय में निर्गत की मात्रा से भाग कर देते हैं, या वस्तु की जितनी इकाइयां बेची जाती हैं बेची गई इकाइयों की मात्रा से भाग कर देते हैं, तो हमें औसत आय या प्रति इकाई आय ज्ञात हो जाती है। इसी प्रश्न के अथवा में अल्पाधिकार से क्या आशय है? अल्पाधिकार वह स्थिति होती है जब वस्तु की पूर्ति बहुत कम उत्पादक या विक्रेताओं के हाथ में रहती है, तो ऐसे बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार में वस्तु के विक्रय हेतु गलाकाट प्रतिस्पर्धा विक्रेताओं में होती है। इससे बचने के लिए आपस में समझौता भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं? समष्टि आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश आदि। और समष्टि आर्थिक विश्लेषण का जो उदय हुआ वह 1929 की महामंदी के बाद हुआ था। इसके अथवा में प्रश्न है, विश्व महामंदी कब एवं क्यों हुई? विश्व महामंदी सन 1929 में हुई, जिसका प्रभाव यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में देखने को मिला। महामंदी का कारण अति उत्पादन से वस्तुओं की कीमतों में गिरावट तथा अर्थव्यवस्था में रोजगार और निवेश का स्तर घट गया। अत्यधिक उत्पादन के कारण वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई, और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने से उत्पादकों के लाभ कम हो गए, उत्पादन उन्हें बंद करना पड़ा, और ऐसी स्थिति में रोजगार और निवेश का स्तर भी घट गया, जिसे तीसा की महान मंदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम? विद्यार्थियों, प्रश्न की भाषा से कंफ्यूज नहीं होना है। आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, यानी यहाँ पर हमसे जीएनपी पूछा गया है, जीएनपी के बारे में हमें लिखना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए अर्थात जीएनपी निकालने के लिए हम जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देते हैं। जीडीपी में हम केवल देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग करते हैं, इसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन जब आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय अर्थात आयात और निर्यात का जो अंतर है उसको जब आप जीडीपी में जोड़ देते हैं तो आपको जीएनपी प्राप्त हो जाता है। अगला है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय का अर्थ लिखिए। तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय परिवारों की समस्त आय का अंश होता है, जो वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक कर का भुगतान एवं गैर कर भुगतान को घटाकर प्राप्त होती है। प्रयोज्य आय से तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस आय को अपने
प्रयोग में लाता है या अपने उपभोग में खर्च करता है, वह उसकी वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह विनिमय प्रणाली है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से होता है, अर्थात इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। भारत में गांवों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है। मान लीजिए हमारे घर में शक्कर नहीं है तो हम पड़ोसी से गुड़ देकर के शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रथा है यह गांवों में आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम अर्थात विभिन्न प्रकार के लेन देन में मुद्रा माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के बिना वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन संभव नहीं होता है। इसी तरह मूल्य का मापक, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि किसी भी वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। मजदूर को मजदूरी का भुगतान उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले मुद्रा में किया जाता है, अर्थात उसके द्वारा दी गई सेवा का मूल्य हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है? राजकोषीय घाटा हमेशा स्फीतिकारी होना आवश्यक नहीं है। यदि यह वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करता है तो यह स्फीतिकारी नहीं होता है। यदि यह वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करता है तो यह स्फीतिकारी होगा। स्फीतिकारी से तात्पर्य है जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो, अर्थात महंगाई में वृद्धि हो। तो राजकोषीय घाटा हमेशा ही स्फीतिकारी नहीं होता। जब इससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है तो इससे रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होती है तथा महंगाई नहीं बढ़ती है। बजट क्या है? व्हाट इज बजट? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बजट सरकारी आय व्यय का वह लेखा है जो प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा अर्थात बजट अनुमानित होता है। यह एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है जिसका प्रभाव आने वाले काफी सालों तक रहता है। कोई भी संगठन या सरकार अपने आय व्यय का लेखा जो आगामी वर्ष के लिए तैयार करती है, जिसमें संभावित आयों तथा संभावित व्ययों का ब्यौरा होता है, उसे हम बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशों से व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। अर्थात खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है और बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियों में भी, अर्थात न केवल वस्तु और सेवाओं का व्यापार बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों का भी व्यापार होता है। वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्थात सभी देशों का अन्य देशों से आर्थिक लेन देन या वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक। इसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चुने हुए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न 2-2 अंक वाले जो आज के इस कालखंड में हमने आपको बताए, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनकी अच्छी तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।